देखिए बच्चों, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन का मात्रात्मक विश्लेषण बताया गया था। यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये चीज़ें मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। साथ में आपको याद होगा कि एक चीज़ और बताया गया था, वो था लीविंग की दहन विधि, जिसका हमने सचित्र वर्णन किया था। लीविक्स कम्बसन मेथड। लीविंग की दहन विधि जो बताई गई, इसका एक सिद्धांत हुआ करता है, थ्योरी। इसका सिद्धांत यानी थ्योरी क्या थी? थ्योरी ये थी कि इसमें हाइड्रोजन, कार्बन जो कहाँ उपस्थित हैं? कार्बनिक यौगिक में। ये कार्बन और हाइड्रोजन कहाँ उपस्थित होते हैं? कार्बनिक यौगिक में, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और इसको मैंने हीट किया था कॉपर ऑक्साइड चूर्ण के साथ, दहन किया गया फर्नेस के अंदर। क्योंकि लीविंग की दहन विधि है, तो जो दहन होता है वो एक कंबसन ट्यूब में होता है, दहन नली में, जिसमें आपका कार्बनिक यौगिक कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। जब गर्म किया गया तो यहाँ से जल बना। कार्बन ने ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और यहाँ से 3Cu रिलीज हो गया, निकल गया। अब ये जो जल निकला, इस जल को चित्र में याद होगा आपको कि मैंने निर्जल CaCl2 यानी एनहाइड्रस CaCl2 विलयन में एब्जॉर्ब कराया था, विलयन में। तो जल कहाँ आएगा? निर्जल CaCl2 विलयन में आएगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ये कहाँ जाएगी? ये आएगी KOH विलयन में, KOH विलयन में आएगी। कहने का मतलब हुआ कि ये CaCl2 जब कभी 2H2O को ग्रहण करेगा तो CaCl2 × 2H2O का निर्माण कर लेता है, एक जलयोजित यौगिक बन जाएगा इसका। यही कारण है कि हमेशा CaCl2 जो एनहाइड्रस होता है, वो जल को लेकर के हाइड्रेटेड हो जाता है और ये कंपाउंड आपका बनता है जल योजित कैल्शियम क्लोराइड। इसी प्रकार जब कार्बन डाइऑक्साइड के OH के विलयन में अवशोषित की गई, एब्जॉर्ब हुई, तो ये 2KOH कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ से K2CO3 बन जाएगा प्लस H2O। पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण होना होता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड सदैव KOH विलयन में अवशोषित की जाती है, जबकि निर्जल CaCl2 के पास कौन आता है? जल आता है। और इस प्रकार से आपको याद होगा कि जो KOH विलयन मैंने लिया था लीविंग की दहन विधि में, वो मैंने ज्ञात मात्रा में लिया था, यानी उसे तौल करके लिया गया था, एक फिक्स क्वांटिटी थी इसकी। इसी प्रकार से निर्जल CaCl2 जो लिया जाता है वो भी एक फिक्स अमाउंट में लिया जाता है। तो इस प्रकार से जाहिर सी बात है कि अगर निर्जल CaCl2 विलयन में H2O अवशोषित हो गया तो इसके भार में वृद्धि होगी। इसी प्रकार से अगर KOH विलयन के संपर्क में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो इसके भी भार में वृद्धि हो जाएगी। परिणाम ये होगा कि मुझे CO2 और H2O की एक फिक्स मात्रा कितनी आई, वो
कैलकुलेटेड अमाउंट में प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अगर इसकी कैलकुलेशन किया जाए, गणना की जाए, तो गणना करने पर आपके पास फार्मूले आ जाएंगे और जिस फार्मूले की सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे KOH विलयन में हुई भार वृद्धि यानी उसके वेट में कितनी वृद्धि हुई, यही तो बराबर होगा कि कार्बनिक यौगिक से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यही होगी। और इसको मान लिया गया इसमें A ग्राम। मान लिया कि KOH विलयन में जो भार वृद्धि हुई वो कार्बनिक यौगिक से प्राप्त CO2 की मात्रा के आधार पर हुई और उसे कितना मान लिया गया, A ग्राम। इसी प्रकार निर्जल CaCl2 विलयन में हुई भार वृद्धि जो होगी, यह कार्बनिक यौगिक से प्राप्त H2O की मात्रा होगी, जल की मात्रा होगी, और इसको मान लिया मैंने B ग्राम। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया CO2 की एक निश्चित मात्रा और जल की एक निश्चित मात्रा जो कार्बनिक यौगिक से प्राप्त हुई, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस प्रकार से हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुभार होता है, ये होता है कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो 32 12 हो गया 44। इसी प्रकार से देखा जाए अगर कि 44 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाए तो उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होगी, 12 ग्राम। तो इस प्रकार से लिख लीजिए कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की जो मात्रा है, कार्बन की मात्रा ये है 12 होगी। तो इसलिए अगर 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई है तो उसमें कितनी होगी, 1 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई है तो इसमें हो जाएगी 12/44 गुणे 1 ग्राम। ये किसकी मात्रा हुई, कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा हुई 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी प्रकार अगर मैंने W ग्राम लिया है, W ग्राम कार्बनिक यौगिक जो लिया गया, तो W ग्राम कार्बनिक यौगिक में कार्बन की मात्रा कितनी होगी, कार्बन की मात्रा यही होगी 12/44 गुणे A ग्राम। तो अगर हमने 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हो, 100 ग्राम कार्बनिक यौगिक लिया जाए तो कार्बन की मात्रा कितनी होगी, ये हो जाएगी कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर 12/44 गुणे A/W मल्टीप्लाई बाई 100। एक फार्मूला डेवलप हो गया कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए। तो जहाँ की W ग्राम क्या है, W क्या है, W है कार्बनिक यौगिक का भार ग्राम में, A क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ग्राम में। तो इस प्रकार से एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इससे एक न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। अभी मैं न्यूमेरिकल भी बता रहा हूँ, लेकिन इस फार्मूले को ध्यान दीजिए और फार्मूले का डेरिवेशन करने के लिए इस प्रकार से इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि H2O की मात्रा भी B ग्राम प्राप्त हुई है। तो हम उसी प्रकार से अगर कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब तो H2O का अणुभार निकालना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से H2O का अणुभार, अब H2O का अणुभार कितना होगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार ये हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का 16, 16 2 कितना हुआ 18। अब आप लिखोगे कैसे,
लिखेंगे इस प्रकार से कि 18 ग्राम H2O में अब कार्बन की मात्रा नहीं बल्कि ये हाइड्रोजन की मात्रा कहलाएगी। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी? 2 होगी। तो इस प्रकार से इसको हमने कितना प्राप्त किया है? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम में कितना होगा? 20 ग्राम में हो जाएगा यहाँ से आपका 2/18 गुणे 20 ग्राम, ये आपके हाइड्रोजन की मात्रा होगी। तो W ग्राम कार्बनिक यौगिक में जो हाइड्रोजन की मात्रा होगी वो कितनी मानी जाएगी? ये हो जाएगी 2/18 गुणे B। B क्या है? जल की मात्रा। तो 100 ग्राम में कितनी होगी? तो 100 ग्राम में जितनी भी होगी वही हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कहलाएगी। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा के लिए अपने पास फार्मूला आ गया 2/18, और जहाँ A था अब वहीं B हो गया, W रहेगा क्योंकि W तो कॉमन होता है इसमें। इस प्रकार से समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 2, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए एक नया फार्मूला मिल गया। अब इसमें कौन क्या है? B क्या है? जल की मात्रा। W क्या है? कार्बनिक यौगिक की मात्रा। इस प्रकार से अब आओ देखा जाए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रयोग किस प्रकार के न्यूमेरिकल में होता है और कैसे होता है। इक्वेशन 0.2475 ग्राम कार्बनिक यौगिक के दहन से 0.4950 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.2025 ग्राम H2O जल प्राप्त होता है या प्राप्त हुआ। यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से न्यूमेरिकल आएगा। ये वैल्यू बदल दी जाएगी। हो सकता है कार्बनिक यौगिक का भार कुछ और दे दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रश्न में कुछ और बदल दी जाए, और जल की मात्रा भी कुछ और चेंज कर दी जाए। बाकी यौगिक में पूछा जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालें, और इसके लिए अभी फार्मूला डेवलप किया गया 12/44 गुणे A/W गुणे 100, जहाँ की A क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। W क्या है? कार्बनिक यौगिक की मात्रा है, जो प्रश्न में दिया गया है, यौगिक की मात्रा। अगर ये साथ दोनों चीज़ें गिवन दैट दी गई हैं तो आप केवल वैल्यू पुट करके, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, निकाला जा सकता है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर हो जाएगी 12/44 गुणे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी दी गई है, ये हो 0.4950 लिख दें। कार्बनिक यौगिक का जो भार दिया गया है स्टार्टिंग में ही है 0.2475, और गुणा करना है 100 से। कैलकुलेशन करने पर इसका आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर आएगा 54.55%। कार्बन की प्रतिशत मात्रा आसानी से निकाली जा सकती है। इसको कैलकुलेशन के द्वारा चेक कर सकते हैं कि आंसर करेक्ट है अथवा नहीं। 54.55% कार्बन की प्रतिशत मात्रा आ गई। लेकिन अभी हमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा भी निकालनी है, और अपने पास जो फार्मूला दिया गया था, फार्मूला याद होगा कि हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालने का फार्मूला था 2/18 गुणे B/W गुणे 100, ये फार्मूला था। और इस फार्मूले में कन्फर्म है कि B क्या है? B है H2O की मात्रा, और W क्या है? कार्बनिक यौगिक की मात्रा है।
यौगिक की मात्रा होगी। तो इस प्रकार से अगर ये दोनों वैल्यू आपको दी जाएंगी तो आसानी से निकाला जा सकता है इसके लिए। और आसानी से निकालने का मतलब हुआ कि कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हो गया 2/18 गुणे BH2O की मात्रा कितनी दी गई 0.2025 ग्राम। इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए 0.2025 अपान ये W कितना है 0.2475 गुणे 100। कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 9.09%। इस प्रकार से किसी भी प्रश्न के अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसका जवाब इस प्रकार से दिया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी प्रकार की। एक दूसरा न्यूमेरिकल देखा जाए, फार्मूला वही होगा, इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। किसी हाइड्रोकार्बन में, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, किसी हाइड्रोकार्बन में 75% कार्बन है। किसी हाइड्रोकार्बन में 75% कार्बन है। 0.8 ग्राम कार्बनिक यौगिक में CO2 और H2O की मात्रा ज्ञात कीजिए। एक न्यूमेरिकल इस प्रकार से आ सकता है। तो हाइड्रोकार्बन से हमारा मतलब होगा कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होंगे। और अगर हाइड्रोकार्बन का मतलब हम ये समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन से हमारा मतलब होगा कि वो कार्बन और हाइड्रोजन से कंपोज्ड हुआ है यौगिक। तो कार्बन जब 75% दे दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन कितना होगा 25% होगा। तो दोनों की अमाउंट जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं इसमें। तो फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। फार्मूला था कार्बनिक प्रतिशत मात्रा बराबर 12/44 गुणे CO2 की मात्रा जिसको हमने A माना था बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा जिसको W माना गया, कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणे 100। ये फार्मूला लगा दीजिए। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा तो दिया है 75%, यहाँ हो जाएगा 75 बराबर 12/44 गुणे CO2 की मात्रा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और कार्बनिक यौगिक की मात्रा तो 0.8 ग्राम उसने दे रखा है, 0.8 ग्राम रख दीजिए और गुणे 100। तो सारी वैल्यू अगर पता है तो CO2 की मात्रा निकाली जा सकती है। तो CO2 की मात्रा आ जाएगी कितनी कैलकुलेशन करने पर 2.20 ग्राम आ जाएगी। इस तरह से एक फार्मूले से ये सब वैल्यू निकाली जा सकते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है कि H2O की मात्रा भी ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए फार्मूला प्रयोग करना होगा। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 2/18 गुणे H2O की मात्रा जो पूछ रहा है बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा जो दिया हुआ है और फार्मूला पुट कर दीजिए गुणे 100। अब यहाँ हाइड्रोजन प्रतिशत मात्रा तो 25 है बराबर 2/18 गुणे H2O की मात्रा बटे यौगिक की मात्रा 0.8 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है और मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से H2O की मात्रा निकाली जा सकती है। H2O की मात्रा बराबर आ जाएगी कैलकुलेशन पर ही 1.8 ग्राम। तो इस प्रकार से गुणात्मक विश्लेषण में अगर हम देखें तो अभी कई न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या करें फार्मूले को क्लियर रखें। और फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।